हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज 10th आईसीएसई बोर्ड और 12th आईएससी बोर्ड के लिए। आईएससी और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को टारगेट करता हुआ एक एग्जॉस्टिव कोर्स कवरेज है जो सिर्फ रिविजन के टाइम पर आपको पढ़ाया जाएगा। रिविजन के टाइम जोन में हम आपको एग्जॉस्टिव कवरेज कराएंगे इन डिटेल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और थियरी। क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स चल रही है। उस मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास लेक्चर में भी हेडिंग थी पर हमने उसे कंप्लीट नहीं किया था, इवन स्टार्ट भी नहीं किया था। आज के लेक्चर में हम उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज का आखिरी टारगेट होगा। पहले हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देखते हैं। तो देखिए, क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी ये है कि भाई जो भी रेडिएशन की एनर्जी है वो रेडिएशन की एनर्जी किसी कीमत पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वेव की तरह नहीं है। रेडिएशन की एनर्जी डिस्क्रीट है, यानी कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। उस एक पैकेट को क्वांटा, क्वांटम, फोटोन बोला जाता है। और ऐसे एक पैकेट, एक फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू है, और या फिर इसी को हम बोलते हैं एच सी बाई लैम्डा। ये लास्ट क्लास में हम करके आए थे। एच सी बाई लैम्डा से हमें दिमाग में आता है कि अगर एच सी को देखें तो इसकी वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम या फिर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होती है। यानी जब भी हमें वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी होगी तो ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, और जब भी हमें वेवलेंथ नैनोमीटर में दी होगी तो नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे तो बात बन जाएगी। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोन की जो एनर्जी है उसके लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे होंगे वो होगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखा जाए, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ये जूल में नहीं है बेटा। इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो 10th क्लास से हम पढ़कर आ रहे हैं 1.6 10⁻⁹ जूल के बराबर है। आपको कन्वर्जन अगर याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटोन की एनर्जी से हम कुछ प्रॉब्लम्स लगाते हैं। कहा जाएगा फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम। ऐसा फोटोन जिसकी वेवलेंथ 4800 है उसकी एनर्जी के बारे में कमेंट करना है। तो सबसे पहले पहचानो कि वेवलेंथ कितनी दी है, और वेवलेंथ 4800 दी है, और यूनिट भी पहचानो कि एंगस्ट्रॉम है। आप ये जानते हो कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का मतलब है एच सी बाई लैम्डा, और एच सी की वैल्यू जो है वो 12400 रख देंगे जब भी कभी लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखा जाएगा, और आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। तो बस कुछ खास नहीं है, ये 12400 रखा गया, नीचे 4800 आ रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। ठीक, बेसिकली 62 डिवाइडेड बाय 24 बन रहा है, 31 डिवाइडेड बाय 12 बन रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपका आंसर है। और अब एक फोटोन की एनर्जी की दुनिया में आपका स्वागत है। बढ़िया, क्या कहेगा अगला सवाल देखो। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी।
ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके वेवलेंथ के बारे में कमेंट करिए। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाइए कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या चीज है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, हम कहेंगे hc बाय लैम्डा है। तो लैम्डा क्या है बेटा, hc अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन है। सब कुछ यहाँ तक सही चल रहा है। अब यूनिट्स का खेल आता है, इसे 12400 रख लो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आंसर है, और एनर्जी ऑफ फोटोन तो तुम्हें वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो 3.2 रख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना, अब 12400 डिवाइडेड बाय 3.2, ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ रहा है। आप इसे 12400 एक और 0 और डिवाइडेड बाय 32 कर लीजिए। तो 124 डिवाइडेड बाय 32 लिख लीजिए और इंटू 1000 कर लीजिए। इसे काटिए, ये 62 और नीचे 16, फिर आप इसे काटिए, तो ये 31 नीचे 8। आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 31,000 डिवाइडेड बाय 8 एंगस्ट्रॉम। जो भी लैम्डा है आप इसे सॉल्व करिए, डेसिमल तक ले जाइए, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मानिए इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से बेटा पूछे जाते हैं। चलो कंपेयर which photon has greater energy, किस फोटोन के पास ग्रेटर एनर्जी है। एक फोटोन है ए, एक फोटोन है बी, इसका लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉम और इसका लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम। पूछा जा रहा है किसके पास एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी पे कमेंट करने से पहले बेटा आपको इसका फॉर्मूला सोचना चाहिए, निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप एनर्जी बनाइए, एनर्जी का फॉर्मूला है hc बाय लैम्डा, h इंटू सी। ये प्रॉपर कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी कांस्टेंट निकल कर आएगी, और दोनों की एनर्जीज निकालते हुए hc की वैल्यू सेम रहेगी। इस वजह से अगर आप एनर्जी को देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नजर आएगा, यानी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको समझ में आएगा कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, यानी कि E of A डिवाइडेड बाय E of B इक्वल टू लैम्डा ऑफ B डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ A। B का लैम्डा 6000 है, A का लैम्डा 4000 है, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा तो 3/2 आंसर आएगा, यानी कि A की एनर्जी जो है वो 1.5 टाइम्स B की एनर्जी की होगा। किसकी एनर्जी ज्यादा है, A की, और किसकी एनर्जी कम है, B की। सिंपल। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, हम लोग और करेंगे। देखिए कहेगा कि एक फोटोन है A, एक फोटोन है B, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है ये 10 × 10⁻14 हर्ट्ज है, और ये 6.2 × 10⁻14 हर्ट्ज है। कहेगा कंपेयर एनर्जीज। एनर्जी कंपेयर करके बताइए। अब एनर्जी कंपेयर करने का सीन क्या है कि ये बताना है कि किसके पास एनर्जी कम और किसके पास एनर्जी ज्यादा। तो आप एनर्जी ऑफ फोटोन के बेसिक फॉर्मूले पर पहले जाइए। सर एक तो hc बाय लैम्डा था और एक h न्यू भी था। h न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म में। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि h जो है वो प्योर कांस्टेंट है, इसमें कुछ और अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, प्योर कांस्टेंट है। और जो चीज़ प्योर कांस्टेंट होती है तुम जानते हो कि फिर एनर्जी का फोटोन, मतलब फोटोन की एनर्जी बेसिकली डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पे। ये फैक्ट तुमने निकाल लिया अपने लिए। अगर ऐसा है तो इससे ये समझ में आता है कि फर्स्ट पार्टिकल की एनर्जी और सेकंड पार्टिकल की एनर्जी का जो रेशियो है वो फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी और सेकंड की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो आप कहो कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ बी फोटोन इज इक्वल टू, पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 × 10⁻14
दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.2 इंटू 10⁻⁴। अब आप इसे सॉल्व करिए तो आपको पता चलेगा, तो कट गया। E of A डिवाइडेड बाय E of B इक्वल टू 10/6.2 यानी कि 1/0.62। ठीक, यानी कि इसको लिख सकते हो 100/62, यानी लिख सकते हो 50/30, यानी लिख सकते हो 25/15, सॉरी हाँ 25/15, हाथ से काटोगे तो आएगा 5/3। क्या बात, 62 को 60 नोट कर दिया मैंने, गलत कर दिया, 100/62, तो ये आएगा 50, इधर आएगा 31। प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं, इस वजह से आपके पास ये अपॉन ई बी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी बेटा 50/31, ये है आपका आंसर। तो मैंने 62 को 60 लिख दिया था, है ना, कोई इशू नहीं, कोई बात, ये आंसर। इस तरह से आप एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। और सवाल देखिए, मान लीजिए कि आपके पास a laser of 2 watt power emits radiation of 6200 angstrom. Find number of photons emitted per second. ध्यान से सुनो, कोई लेजर है जिसकी 2 वॉट की पावर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ही दे रहा हूँ तो पता है, 2 वॉट की पावर है। दूसरा क्या कह रहा है कि उसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है वो 6200 एंगस्ट्रॉम का है, तो एक तो फोटोन नहीं होगा, कह रहा है कि पर सेकंड, हर सेकंड कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं वो संख्या बताओ। तुम्हें ये बात नहीं पता है, लेकिन फोटॉन्स की संख्या कैसे निकलती है उसका एक बिल्कुल सिंपल सा नमूना आपके पास है कि जब आप टोटल एनर्जी की बात करते हो तो hc/λ एक एनर्जी, एक फोटॉन की एनर्जी है। अगर आप इसे देखो, वन पैकेट या वन फोटॉन, कुछ भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें आप n का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसे कहते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक, टोटल एनर्जी का मतलब ये। अब बस आप ये चेक कर लें कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी टोटल निकल रही है और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। आपको पावर दी गई है 2 वॉट की, तो पावर इक्वल टू 2 वॉट। वॉट का मतलब होता है 2 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितनी एनर्जी है 2 जूल की। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख लेंगे इस बात को, ध्यान से देखिएगा, पर सेकेंड टोटल एनर्जी बराबर 2 जूल। ठीक है मेरी बात, पर सेकंड निकलने वाली एनर्जी 2 जूल। अच्छा, अब क्या कहें, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। 1 फोटॉन की एनर्जी क्या है, तुम कहोगे hc/λ, हम कहेंगे 12400 डिवाइडेड बाय 6200 और फ्री आया एंगस्ट्रॉम। आप इसे ऐसे काट दीजिए, इसे ऐसे काटेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ओहो, ये तो बड़ा कम आ गया यार। तो ये वेवलेंथ आ गई आपके फोटॉन की। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में रखा 12400। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एनर्जी आ रही है। एंगस्ट्रॉम में क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो ये सोचें क्या बता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो जो 1 फोटॉन की एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो आपके फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और टोटल एनर्जी 2 जूल की है, तो लॉजिकली इन्हें डिवाइड करके तो आंसर आएगा। लेकिन आप इस बात को बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी और ये जूल में एनर्जी सेम नेचर की नहीं, तो डिवाइड कैसे लगाओगे? इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करो 1.6 10⁻⁻19 में और फिर जूल बन जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे वो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल रहेगा। आप इसे काट दें, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/1.6 10⁻⁻19। आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 6.25 10⁻⁸ आ रहा है। इतने फोटॉन्स होंगे जो 2 वाट की पावर जनरेट कर पा रहे होंगे। बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखें 18 पावर आ गई। तो जब भी कभी आपके पास कोई सोर्स दिया हो, लेजर दिया हो, कुछ दिया, उसको पावर दे रखी और कहे कि इतने एंगस्ट्रॉम का रेडिएशन निकाल रहा है, बताओ कितने फोटॉन पर सेकंड निकलेंगे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखें कि टोटल एनर्जी बराबर एक पैकेट की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ पैकेट्स। तो एक फोटॉन की एनर्जी चाहिए और 1 सेकंड में निकलने वाली एनर्जी चाहिए, और उसे फिर यूनिट कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को, यू विल गेट द आंसर। अब यहाँ से नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम नाम देते हैं महान फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत सस्ता टॉपिक है, पेपर में गारंटी के साथ आता है। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया वो इम्पोर्टेंट है। डिस्कवर्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज। ऐसा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन को डिटेक्ट करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को सही साबित करने के लिए एलसी ऑसिलेशंस के सर्किट हर्ट्ज ने बनाए 1879 में, और स्पार्क डिस्टेंस को मेजर कर करके उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेक्ट करी। और उसी एक्सपेरिमेंट में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने का फिनोमेना उन्होंने ऑब्जर्व किया। ये 2 चीजें उन्होंने एक साथ करी, जिसमें से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इस तरह की चीज निकली जो आइंस्टीन के टाइम पे आके क्वांटम थ्योरी का फंडामेंटल बनी। सबसे पहली बात कि फिनोमेना है क्या, है कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सस्ता कॉन्सेप्ट है, पर जब आप इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पर जाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में बड़ा झोल मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ बहुत लॉजिकल लगती है वो यहाँ काम नहीं करती। जो साइंस बहुत लॉजिकल लगती है वो साइंस यहाँ पे वैलिड ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्या समझो? कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल की सरफेस है, मेटल सरफेस। अब जो मेटल की सरफेस है ये सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। हर एक मेटल के लिए अलग अलग एनर्जी लगेगी। लेकिन होगा क्या, जो रेडिएशन आपने पढ़ा था अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन या फोटोन थ्योरी, जो भी वो सारी थ्योरी से जिस भी चीज़ को आप रेडिएशन कहते हो वो रेडिएशन इस पर डाला जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डालने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है। जैसे ही आप रेडिएशन डालते हो वैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को लीव करके बाहर निकल जाता है। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? एज रेडिएशन falls on a metal surface, electron is ejected। तो इसमें क्या परेशानी भाई? अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में तुमने समझा हुआ है रेडिएशन को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ये बात बताती है ना कि रेडिएशन वेव है, वेव में लगातार एनर्जी फ्लो हो रही है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता रहेगा। जब अपने बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा उसकी एनर्जी हो जाएगी तो वो लीव करके बाहर आ जाएगा, लॉजिकल है। लेकिन इसमें बड़े झूले हैं।
क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। रेडिएशन से ऐसे ही फॉल नहीं करता बाहर। सबसे पहली बात, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो मेटल सरफेस पे गिर रहा है is above a minimum value, then only electron is ejected. इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई रेडिएशन डालेंगे तो आपको मेटल के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि आप जब रेडिएशन डालें तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकले, हो सकता है ना निकले। अगर आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जरूर बाहर निकलेगा। यानी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का चाहिए। फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, उससे कम होने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इसमें यही झगड़ा है कि मिनिमम वैल्यू क्यों। आपके मन में अगर इस बात का झगड़ा नहीं तो झगड़ा उत्पन्न करते हैं 2 मिनट में। इस मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हो, जानते भी हो आप सब नाम। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो बेसिकली सरफेस पर पड़नी चाहिए। कौन डिसाइड करता है इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी? हु डिसाइड दिस? तो डिपेंड्स ऑन मेटल। यानी लॉजिकली आयरन के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, सोडियम के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग, कैडमियम के लिए अलग, निकल के लिए अलग, तो ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट हुआ करती है। अच्छा, फिर कोई बच्चा कहेगा नहीं हम बताते हैं बढ़िया चीज, फ्रीक्वेंसी ना पढ़ाओ। देखो है क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन है तो वेव, तो उसमें आ रही है एनर्जी। तुम कम फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो एनर्जी कम आ रही है, समय लग रहा है इसलिए निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। एक काम करो, बहुत ज्यादा लाइट डालो, कम फ्रीक्वेंसी की डालो, इस सफिशिएंट थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो और बहुत ज्यादा डालो। बहुत ज्यादा मतलब एक टॉर्च की जगह 20 टॉर्च लगा दो। ये एक जगह की जगह 20 टॉर्च लगा देने को, लाइट ज्यादा डालने को कहते हैं कि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी कम रखी, थ्रेशोल्ड से कम रखी, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब वो इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ा दो, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो फोटोन बाहर नहीं आएगा। ये तो अजीबोगरीब बात है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। आप वेव थ्योरी से सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो जो सरफेस पर लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी, उसका टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है तो बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉन अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और सरफेस को लीव करके बाहर आ जाएगा। लेकिन चाहे जितना इंटेंसिटी बढ़ा दो, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो फोटोन या फोटोन को छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। अच्छा, इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है जो नॉट से लिखी है, न्यू नॉट, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये है जिसे हम न्यू कह रहे हैं। ठीक, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, then no electron is ejected whatever be the intensity may be। चाहे जितनी इंटेंसिटी हो जाए, लाइट चाहे इतनी डाल लो, तो अजीबोगरीब बात है। हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को पर वो सेलेक्ट नहीं कर रहा, ले नहीं रहा, उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और अगर हम थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डालते हैं, यानी कि अब यहां में लिख रहा वाला है ना, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई थ्रेशोल्ड से तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अजीबोगरीब बात बताई आपने, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जवाब है हाँ, बिल्कुल 100% इजेक्ट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉन को बाहर आना ही आना है। इंटेंसिटी चाहे कम रखो चाहे ज्यादा, चाहे जितनी कम कर दो,
लाइट अगर पड़ी, रेडिएशन अगर पड़ा सरफेस पे और उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो 100% ये तय होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है और थ्रेशोल्ड ज्यादा है, मतलब जो हम लाइट दे रहे हैं, जो रेडिएशन दे रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो चाहे जितनी लाइट डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करो, हो सकता है इलेक्ट्रॉन को टाइम लगता हो एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, ज्यादा टाइम तक लाइट डालो तो देखो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है कि नहीं आता है। If incident frequency is less than threshold frequency, then no electron is ejected out for any amount of time of exposed radiation. मेटल सरफेस कितने भी लंबे समय तक रेडिएशन के लिए एक्सपोज रहे, रेडिएशन में रहे, लेकिन अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो किसी कीमत पर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। 3 तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है जब ये कहा गया कि रेडिएशन जैसे ही मेटल सरफेस पे गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन आप देखते हैं कि इसमें एक झगड़ा आ गया कि अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी डालोगे तो बात नहीं बनेगी, नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा ज्यादा इंटेंसिटी डालो तो भी नहीं निकला, चाहे जितने टाइम तक डालो तो भी नहीं निकला। अब बहुत कम इंटेंसिटी, बहुत कम एनर्जी डाल रहे हो लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा रख रहे हो थ्रेशोल्ड से, तो पक्का निकल रहा है। अच्छा, ये सारा झगड़ा है, यही कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर तुम एक्सप्लेन करने जाओगे वेव थ्योरी से तो ये एक्सप्लेन नहीं होगा। यानी वेव थ्योरी कंसीडर्स रेडिएशन एज वेव। ठीक, वेव थ्योरी रेडिएशन को वेव की तरह कंसीडर करती है। और वेव की तरह कंसीडर करने का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कॉन्टिन्यूअस सोर्स का मतलब क्या है कि लगातार एनर्जी धीमे धीमे जा रही है, टैप ऑन है और धीमे धीमे पानी गिर रहा है, वो 0 से 20 लीटर हो जाएगा। पैकेट क्या कहता है? कहता है कि 1 लीटर की बोतल डालो, 0 से 1 हो गया, सीधा, टाइम लैप्स नहीं। ठीक, और ये इट विल नॉट एज्यूम any intensity frequency लाइट की रेडिएशन जो वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जब लाइट वेव है, कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन को उसे एब्जॉर्ब ही करना चाहिए। किसी तरह से भी टाइम डिले का प्रॉब्लम हो या फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम हो या इंटेंसिटी का प्रॉब्लम हो, ये सामने नहीं आना चाहिए। इसकी दूसरी बात आपको बताता हूं, सब कुछ अपने सामने ही रखते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, देख पाएंगे आप, कंपेयर कर पाएंगे चीजों को। देखिएगा बहुत इत्मीनान से, मेटल सरफेस पे रे गिरेगी, लाइट आई, रेडिएशन आया और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो होता क्या है कि वेव थ्योरी सजेस्ट करती है कि इलेक्ट्रॉन को मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अब वेव आ रही, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगी, धीमे धीमे एनर्जी मिल रही है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी पूरी तरह से, तो फिर बाउंड्री को, सरफेस को इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वेव को उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या कहता है कि it takes about 10 to power minus 9 seconds for an electron ejection। इलेक्ट्रॉन के सरफेस के बाहर आने में
लगभग 10⁻⁹ सेकेंड्स का टाइम लगता है। और ये टाइम इतना छोटा है कि हम अपने लेवल पे एटॉमिक फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं वो शायद 10⁻⁹ सेकेंड्स की बातें करते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आप इतने छोटे टाइम को अपने मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। कोई क्लॉक नहीं है हमारे पास। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एमिशन। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एमिशन। जबकि वेव थ्योरी ये सजेस्ट कर रही है कि यार इंस्टेंटेनियस एमिशन जैसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वेव तो धीमे धीमे एनर्जी दे रही है और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने में कुछ तो समय लगेगा। तो हमारे पास वेव थ्योरी के एक्सप्लेनेशन पार्ट से 3 तरह के फॉल्ट्स आते हैं जिन्हें हम प्रॉब्लम्स कहते हैं। पहला प्रॉब्लम है बेटा हमारे लिए फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट है मेरे लिए इंटेंसिटी प्रॉब्लम। और तीसरा पार्ट है मेरे लिए टाइम डिले प्रॉब्लम, कि टाइम डिले क्यों नहीं हो रहा और क्यों बहुत सारा टाइम अगर हम दे भी दें रेडिएशन तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता अगर फ्रीक्वेंसी कम है। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। और वेव थ्योरी मैंने साथ ही साथ आपको समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और ये भी आपको समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और वेव थ्योरी ऑफ लाइट इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो भी हम ऑब्जर्वेशन निकालते हैं उन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में कैसे फेल होती है। 3 बातें हमने एक साथ करी। पहला, हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोर कॉन्सेप्ट जाना है। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और दूसरा, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए उस वक्त की फेमस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैसे फेल हो जाती है और कितनी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। तो प्रॉब्लम्स के नाम पर 3 ही प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। एक होती है बेटा फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, दूसरी होती है बेटा इंटेंसिटी प्रॉब्लम, तीसरी होती है बेटा टाइम डिले प्रॉब्लम। 3 चीजों को जो एक्सप्लेन करेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करेगा, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करेगा वही सही फिजिक्स के आगे पीछे आ पाएगा। अच्छा, लेकिन इस पूरी कहानी में छोटी मोटी और बातें बता देता हूँ आपको। चलते चलते सीख लेना चाहिए तो बेहतर होता है हमारे लिए। क्या किया गया है बहुत ध्यान से देखना बेटा। इन लोगों ने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड लगाया, और ये देखिए ये से अब ये आपने बैटरी लगाई है, ठीक। इस बैटरी के लिए हम फिलहाल इस बैटरी को छुपा लेते हैं अपने लिए, और देखो क्या बताते हैं। हो ये रहा है कि यहाँ से कुछ फोटॉन्स हमारे इस मेटल सरफेस पर पड़ रहे हैं। उस मेटल सरफेस पर पड़ने वाले फोटॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं बाहर, इजेक्ट आउट हो रहे हैं बाहर, इजेक्ट आउट हो रहे हैं बाहर, ठीक। अब क्या किया हम लोगों ने, अगर यहाँ पर हम प्लस चार्ज लगाते हैं, यहाँ पर माइनस, बेसिकली हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल लगाते, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड तक आते हैं, तो ये सारे के सारे दौड़ने लग जाएंगे इन हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये पहुँचने लग गए। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बेटा, है ना। ये क्या है,
ध्यान देने योग्य बात यह है कि लेनार्ड नाम का एक आदमी है जिसने यह सब कुछ सेट किया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से चलते चलते हायर पर आ गए और हायर से इस तरफ दौड़ने लग गए, जिस दिशा में दौड़ेंगे इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट दिशा में दौड़ेगा करंट। तो आपने यहाँ पर ब्लू कलर वाला करंट सेटअप करा दिया, तो ये इस प्रकार से करंट आने लगा। और अगर मैंने यहाँ पर कोई एक माइक्रो एम्पियर मेजर करने वाला माइक्रो एमीटर रखा है तो इसकी रीडिंग जो है ये बताएगी कि बेसिकली इस सर्किट में करंट आया, और करंट ये इंश्योर करेगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको नाम दिया जाता है बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इससे जनरेट होने वाला जो ये हमारा करंट है, इस करंट को नाम दिया जाता है बेटा फोटो करंट। क्या नाम दिया जाता है? फोटो करंट। आई हो बात बन गई? हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो करंट। अब ये फोटो करंट किन बातों पर निर्भर करते हैं? फोटो करंट कैसे बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे बढ़ाई घटाई जा सकती है, इस बैटरी का आखिर क्या यूज है, किस तरह का ट्यूब लिया गया है, किस तरह का सेटअप है, अभी तो मैंने ऐसे बता दिया सर लेनार्ड का सेटअप, ये क्या है, इसके बारे में डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए करने के लिए। आज का जो काम है वो ये है कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक समझाना था, आपको समझा दिया, और जो नेक्स्ट एजेंडा हमारे लेक्चर का होगा वो नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा रहेगा कि हम आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन समझें, ठीक, और दूसरा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझें कि क्या है वो जो अभी मैंने बनाकर दिखाया, और इसके बाद क्या करें बेटा? प्रॉब्लम्स। यानी 3 चीजें हम कल के लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कर रहे होंगे। आइंस्टीन ने ये प्रॉब्लम्स जो थी इन्हें कैसे एक्सप्लेन किया, लेनार्ड ने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कैसे डिजाइन किया जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना से करंट कैसे एस्टैब्लिश किया जाए किसी सर्किट में, वो कैसे बताया, और लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक अच्छा सेटअप बना कर दिया। और उसके बाद जो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, और इसके बाद प्रॉब्लम सेशन, ये एजेंडा रहेगा। आज हमने आपको पढ़ाया कि कुछ प्रॉब्लम्स बेसिक फोटोन थ्योरी की, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उनको एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी कैसे फेल होती है। तो इस एजेंडा के साथ हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो कुछ मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आप बोर्ड एग्जामिनेशन में उसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर पाएंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर को यहाँ बेटा ओवर करते हैं। आज का लेक्चर क्योंकि खत्म हुआ है तो मिलेंगे बच्चा अगले लेक्चर में। टिल देन देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। आप समझिए कि जो कुछ यहाँ जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा उतार कर आओगे पेपर में, वैसा कर दिया परफॉर्म पेपर में, तो मानकर चलना कि चवन्नी नहीं लगेगी, पूरे में पूरे नंबर आएंगे। जितना साउथ सिटी पीसीएमबी पर पढ़ाया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसके ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं आएगा। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, और ध्यान रखना कि अगला लेक्चर ऐसा है जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। फॉलो करते रहिए।